हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी न्यू सीरीज़ में। तो मैंने इससे पहले आपके साथ 2 लेक्चर डिस्कस किए दोस्तों, जिसमें मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट 1 और पार्ट 2 आपके साथ डिस्कस किया। अगर आपने वीडियो को इन डेप्थ देखा होगा तो डेफिनेटली आपने कुछ सीखा होगा वहाँ से। आज तीसरा पार्ट लेकर आ रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की आज मैं बात करूँगा। बिफोर स्टार्टिंग टुडे लेक्चर कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों कि अगर आप कोई वीडियो, आप तक मेरी वीडियो पहुंच रही है तो सब्सक्राइबर रेट देख के और फिर व्यू का रेट देख के जज ना करें वीडियो को। एक बार वीडियो को पूरा देखना, उसके बाद आपको पता चलेगा कि कंटेंट आपके लिए बेटर है या आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर है आपके लिए वीडियो या नहीं। जब आप पूरा कंप्लीट वीडियो देखोगे तो आई थिंक इतनी मुझे श्योरिटी है कि आपको बहुत ज़बरदस्त वीडियो लगेगा और आपको लगेगा कि ये एग्जैक्टली आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिज़ाइन किया गया है। क्योंकि मैंने आपका PYQ एनालाइज किया है, उसके बेसिस पे मैं इस कोर्स को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो होपफुली कि आपको हेल्प हो जाए फिज़िक्स में। आई थिंक 40 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं फिज़िक्स के। तो अगर आपके 40 क्वेश्चन में अगर मैं हेल्प कर देता हूँ, 40 क्वेश्चन में अगर आप प्रॉपर मेरे वीडियो देखते, ज़्यादा नहीं तो मैं 25 to 30 क्वेश्चन की तो मैं श्योरिटी दे सकता हूँ कि आप करेक्ट करके आओगे अगर प्रॉपर वीडियोस देखोगे तो। क्योंकि इतना कोई हाई लेवल नहीं आता एग्ज़ाम में, काफ़ी नॉर्मल लेवल रहता है। बस थोड़ी सी डेप्थ होती है और थोड़ी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे 2 क्वेश्चन जो आपके लास्ट ईयर के कमीशन में आए थे। तो अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तो और भी चीज़ आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर होती जाएगी, परंतु आपको जुड़े रहना पड़ेगा। ये अगर आपको लगता है कि आपको बेस्ट अपना देना है फिज़िक्स में कमीशन में, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। इवन टैट की भी अगर स्टूडेंट है, टैट की प्रिपरेशन कर रहे हो जो भी स्टूडेंट, तो वीडियो लेक्चर ये प्रेफर कर सकते हो। बहुत मैंने सिस्टमेटिकली सीक्वेंस में सारी चीज़ें डिस्क्राइब की है जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और साथ ही अगर कोई बच्चा इसके बाद CUET की भी प्रिपरेशन करता है, CUET की प्रिपरेशन कोई स्टूडेंट करना चाहता है, तो उसके लिए भी ये बहुत बेटर है क्योंकि उस तरह से डिज़ाइन की है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, काफ़ी सारी बातें करूँगा जो आपको रेलेवेंट लगेगी। बिकॉज ऐसी कोई भी डिस्कशन नहीं होगी जो आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट नहीं होगी। आपको थोड़ा देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा चीज़ों को। एंड मैंने आपको बोला भी है कि पर्सनली आपको मैं जुड़ सकता हूँ अगर आपकी कोई क्वेरीज है। और जैसे जैसे चीज़ आगे बढ़ेगी तो मैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो से कोशिश करूँगा कि हर संडे और हर सैटरडे को, ठीक है ना, संडे और सैटरडे को मैं कोशिश करूँगा कि अपने जो मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे साथ ऐड होते हैं, जो भी फ्रेंड्स ऐड होते हैं, उनके साथ मैं गूगल मीट पे मिल सकूँ, ठीक है ना। गूगल मीट पे मैं इसलिए जुड़ना चाहता हूँ कि आपकी कोई क्वेरीज हो आप मुझे वहाँ पे बताएं। आप जब इंटरेक्शन होगा आपका मेरे साथ तो वो ज़्यादा बेटर हो जाएगा आई थिंक। तो वो लिंक दूंगा, मैं आपको बता दूंगा कि सैटरडे और संडे में मैं इवनिंग में एक स्लॉट रखूँगा जिसमें हम गूगल मीट पे मिला करेंगे और जो भी आपकी क्वेरी होगी वो डिस्कस किया करेंगे। परंतु वो डिस्कशन तब हमारे लिए बेटर है अगर आप रेगुलरली वीडियोज़ वॉच करते हो। एंड उसमें भी मैं उन्हीं स्टूडेंट के साथ जो क्या बोलते हैं गूगल मीट पे इंटरेक्शन करूँगा जो रेगुलर स्टूडेंट हो। और सबसे बड़ी बात है कि उनको लगता है कि उन्हें सच में क्वेरी की ज़रूरत है, ये नहीं कि लाइक वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होना चाहिए। आपका भी टाइम बहुत प्रीशियस है, मेरा भी। चीज़ें तब हम आगे लेके जाएंगे जब आपका थोड़ा एफर्ट होगा, राइट। और विद द पेसेज ऑफ टाइम मैं सोच रहा हूँ कि एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराऊँ, उस एग्ज़ाम का कुछ सोचूंगा। अगर कोई कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है तो ऑफलाइन भी करवा सकते हैं, अगर कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से बाहर है तो कुछ ऑनलाइन तरह का कुछ मॉक जैसे बनाना पड़ेगा और उस तरह से हम चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मैं गूगल फॉर्म डालूंगा कुछ टाइम के बाद, तो गूगल फॉर्म आपने फिलअप करना है और गूगल फॉर्म के बेसिस पे मुझे आइडिया लग जाएगा कि कितने स्टूडेंट एक्टिवली हमारे साथ जुड़े हुए जो सच में सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो। क्योंकि सीरियस प्रिपरेशन वाले स्टूडेंट की हमें ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि कोई भी जुड़ जाए और जस्ट टाइम पास करे। बिकॉज अगर आपको पढ़ना है तो एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ना होगा, राइट। एनीवे अब स्टार्ट करते हैं हम आगे की जर्नी। वही रेगुलर अपने परिचय से मैं अपने लेक्चर को स्टार्ट करता हूँ। मेरा नाम महेंद्र कुमार, मैं MSc फिज़िक्स मेरी कंप्लीट है और मैं फ़िज़िक्स पढ़ाता हूँ। स्टूडेंट्स हो, IIT JEE के स्टूडेंट हो या फिर NDA की प्रिपरेशन कर रहे हो, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, कॉलेज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मैं फ्रीली फिजिक्स टीच करता हूँ, राइट। नाउ आज के डिस्कशन कंटिन्यू करूँगा मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कॉन्सेप्ट से। बिफोर स्टार्टिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स आई विल डिस्कस विद यू ऑल एरिया वेक्टर, ठीक है ना। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट। एरिया वेक्टर
तो एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्यों ज़रूरी है दोस्तों हमारे लिए? अगर हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जानना है तो एरिया वेक्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सो मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट लेता हूँ, और कोऑर्डिनेट सिस्टम तो आपको पता ही होगा, ये एक्स, ये वाई और ये जेड। अब मैं यहाँ पे एक 2D प्लेन इसमें कंसिडर करता हूँ, ये ठीक है। अभी 2D प्लेन मैंने इसमें कंसिडर किया, ए वी सी एंड डी। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, इसका एरिया अगर आपको निकालना होगा, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस ए है, तो एरिया फिजिकली निकाल सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ ए का स्क्वायर, राइट। अब मैं बात कर रहा हूँ आज आपके साथ एरिया वेक्टर की। एरिया वेक्टर हमेशा आपके प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। अभी आपका जो प्लेन है, ये प्लेन आपने जो बनाया हुआ है एक्स वाई में, अब ये इसके परपेंडिकुलर आपका क्या रहेगा? इसके परपेंडिकुलर आपका रहेगा हमारे पास एरिया वेक्टर ऑलवेज, राइट। अब यहाँ से बाहर को हमारे पास कोई एक डायरेक्शन में एरिया वेक्टर होगा, और एक डायरेक्शन अंदर को भी होगा। दो बाहर की डायरेक्शन होगी जेड की तरफ, तो उसको क्या बोलेंगे हम? वो हमारे पास के कैप हो जाएगी वो डायरेक्शन, और जो अंदर को होगी माइनस के कैप होगी। तो ये वाली डायरेक्शन हमारे पास इनसाइड है, बाहर की तरफ है किसकी? एरिया वेक्टर की। अगर यहाँ पे समझ नहीं आ रहा तो यहाँ देखो, यहाँ पे और सिस्टमेटिकली समझ आएगा। अगर मैं प्लेन को अगर यहाँ पे बना देता हूँ, इस प्लेन को ये बना दिया। अब एरिया वेक्टर मैंने बोला है कि प्लेन का ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा। ये प्लेन आपके पास है, ऊपर को अगर जो डायरेक्शन होगी इस प्लेन की क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। तो ऊपर को एक डायरेक्शन होगी और एक डायरेक्शन नीचे को पॉसिबल है। कब? जब हम 2D की बात करेंगे। तो यहाँ पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमारे पास दो आ रही है। अगर इसको मैं एक्स मानता हूँ, इसको वाई मानता हूँ और इसको जेड मानता हूँ, ऊपर को डायरेक्शन हमारे पास क्या आ जाएगी? जे कैफ, और नीचे को माइनस जे कैफ। ये तो आपको पता होगा कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में हम यूनिट वेक्टर आई यूज़ करते हैं, और जे में हम जे यूज़ करते हैं, वाई में हम जे यूज़ करते हैं, जेड में हम के यूज़ करते हैं, ठीक है ना, यूनिट वेक्टर। तो बात समझ आ गई होगी कि 2D में क्या डिस्कशन हो रहा है हमारा। तो ये हमारे पास है वेक्टर। और 2D में जब हम बात करते हैं, 2D में अगर बात करते हैं उसको हम साथ ही 2D के साथ साथ ओपन सरफेस भी कहते हैं। जब एरिया वेक्टर हम 2D में देखते हैं तो उसको ओपन सरफेस भी कहते हैं, ओपन सिस्टम भी कहते हैं ना 2D को। अब एरिया वेक्टर हम जब 2D में निकालते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि एरिया वेक्टर जब हम 2D में बात करते हैं दोस्तों, तो हमारे पास बोथ डायरेक्शन पॉसिबल है, एक ये एक नीचे को। यहाँ पर भी क्या बात हो रही थी? एक बैक साइड की, एक फ्रंट साइड को। अगर कोई हमारे पास मान लो कोई, एक मिनट, कोई हमारे पास ऐसा प्लेन है तो इसकी एक ये डायरेक्शन पॉसिबल है, एक ये डायरेक्शन पॉसिबल है। तो एक आई कैप हमारे पास एरिया वेक्टर होगा, एक इसके बैक साइड में माइनस आई कैप भी होगा। होपफुली कि आपको समझ आया होगा कॉन्सेप्ट एरिया वेक्टर का, ठीक है ना। एरिया वेक्टर 2D में अगर हमने देखा, और 2D वाले सिस्टम में जो भी 2D की बात हम करते हैं, तो इस 2D वाले सिस्टम को हम क्या कहते हैं? ओपन सिस्टम भी कहते हैं, या ओपन सरफेस भी कहते हैं, ठीक है ना। ओपन सरफेस हम क्यों कहते हैं? क्योंकि बोथ डायरेक्शन में हमारे पास क्या है? बोथ डायरेक्शन में एरिया वेक्टर पॉसिबल है, ठीक है ना। बोथ डायरेक्शन पॉसिबल फॉर एरिया वेक्टर। आया समझ? होपफुली आपको समझ आया होगा। अब इसके बाद की बातें अब जो मैं करूँगा वो आगे करेंगे, ठीक है ना। सो ये हो गई आपके पास 2D की बातें। 2D में आप समझ गए कि हम लोग बोथ डायरेक्शन में एरिया वेक्टर को कंसीडर कर सकते हैं, राइट। नाउ अब इसके बाद मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ 3D सरफेस की। अगर कोई हमारे पास 3D सरफेस है, ठीक है ना, अगर कोई हमारे पास कैसी सरफेस है? 3D सरफेस है, तो उसके लिए क्या पॉसिबल है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है हमारी 3D सरफेस के लिए। सो 3D सरफेस में अगर आप देखोगे, 3D सरफेस को दोस्तों हम कहते हैं क्लोज सरफेस भी। क्या कहते हैं? क्लोज सरफेस भी कहते हैं, ठीक है, क्लोज सरफेस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है 3D सरफेस में? लेट अस कंसीडर, ये मेरे पास एक 3D सरफेस है, ठीक है, ये और ये, ठीक है, ये मेरे पास एक 3D सरफेस है। अब 3D सरफेस दोस्तों, इसमें एरिया वेक्टर कैसे कंसीडर करते हैं? अब जैसे मैंने यहाँ पे आपके सामने एक 3D सरफेस कंसीडर कर ली। अब इस 3D सरफेस में आप देख रहे हो अलग अलग आपके पास, इस क्यूब में आपके पास अलग अलग सरफेस है ना। एक ये सामने वाली आपके पास हो गई, और इसके अलावा भी आपके पास काफ़ी डिफरेंट पॉसिबिलिटी है। ये साइड वाली आपके पास हो गई, है ना। आपको पता है कि आपके पास जो क्यूब होता है, क्यूब में आपके पास 6 साइड्स होती है, राइट। क्यूब में आपके पास कितनी साइड्स होती है दोस्तों? 6 साइड होती है। तो इन 6 साइड का मतलब क्या है कि ये 6 साइड आपने भी जाननी है सिस्टमेटिकली। ये मैंने 3 साइड आपको दिखा दी। अब जैसे इससे पहले आपने जाना था कि 2D में आपके पास आपका कोई इस तरह का अगर
2D का आपके पास कोई इस तरह की आपके पास अगर कोई डायग्राम थी, ठीक है ना, तो इसमें आपके पास क्या होता था कि 2D में आप 2 डायरेक्शन पॉसिबल होती थी आपके पास, जैसे कि लाइक ये ले लो। अब इसके लिए आपके पास आपको पता है कि अगर परपेंडिकुलर एक इस तरफ है एक इस तरफ है सरफेस के परपेंडिकुलर, तो 2 आपके पास एरिया वेक्टर की पॉसिबिलिटी है, एक ही है। अब 3D में क्या होता है दोस्तों, 3D में सिर्फ और सिर्फ बाहर की जो सरफेस है यहाँ से ही आपका क्या लिया जाता है, एक डायरेक्शन एरिया वेक्टर लिया जाता है ऐसे बाहर को, और टॉप का लिया जाएगा ऐसे, सिर्फ टॉप को, अंदर को नहीं लिया जाएगा, ठीक है ना। और इसका जैसे नीचे वाला जो सरफेस है इसका बाहर को लिया जाएगा, और ये वाला जो सरफेस है इसमें इस तरफ को लिया जाएगा, बाहर वाला जो सरफेस है इसका बाहर को लिया जाएगा, अंदर वाले सरफेस का अंदर को लिया जाएगा मतलब। और इसके अंदर ये वाला पॉसिबल नहीं होगा 3D में, हम इस वाले एरिया वेक्टर को नहीं लेते, इसके साथ वाले में अंदर के लिए सिर्फ बाहर की जो सरफेस दिखाई देती है उस पर हम जो आपकी बॉडी है उसकी ऊपर क्या कंसीडर करते हैं, उसके ऊपर हम एरिया वेक्टर कंसीडर करते हैं, राइट। सो आपको ये समझ आया होगा। अगर हमारे पास कोई मान लो एक सिलेंडर है ये, ठीक है, ये कोई सिलेंडर है, तो सिलेंडर में हमारे पास एक ये बाकी सिलेंडर का ये ही हमारे पास एरिया वेक्टर कंसीडर होगा, और ये एरिया वेक्टर कंसीडर होगा। 2D में हम क्या कर रहे थे, अंदर भी ले रहे थे, इन दोनों में से कोई भी ले सकते थे, परंतु 3D में ये पॉसिबल नहीं है, सिर्फ सरफेस के ऊपर वाला ही हमारे पास एरिया वेक्टर कंसीडर होगा, राइट। होपफुली कि मैं बता पाया होगा आप लोगों को। अब यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे एक डायग्राम मेंशन किया, अब इसमें देख लो, अब ये मेरे पास 2D है, ये वाला, ये भी 2D है, तो इसमें हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है। एक इसके एरिया के जो इसका ये सरफेस है इसके एक बाहर को एरिया वेक्टर आएगा, एक अंदर को भी एरिया वेक्टर जाएगा। अब ये जो हमारे पास अगर 3D है, 3D में सिर्फ इसके बाहर के सरफेस के साथ ही लेंगे, जैसे इसकी भी बाहर की, इसका बाहर का, इसका नीचे का, इसका साइड का, ये एरिया वेक्टर लेंगे और नहीं लेंगे। इसमें भी हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी, एक अंदर को एक बाहर को। यहाँ पर तो आपको दिख ही रहा, अगर ये हमारे पास 2D है तब तो दोनों तरफ पॉसिबल। अगर इसको 3D कंसिडर कर रहे होगे तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, सिर्फ बाहर की सरफेस पे ही हम एरिया वेक्टर कंसिडर कर सकते हैं, राइट। सो ये था एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट। अब एरिया वेक्टर के कॉन्सेप्ट के बाद हम मूव करते हैं आगे, मूव करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि हमारे पास है कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट। कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है दोस्तों, सिंपली आपने जानना है। लाइक अब मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या करता हूँ आपके लिए, ये मैंने क्या बना दिया, आपके पास एक सरफेस बना दी। अब मान लो कि हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, पास हो रही है ये। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है दोस्तों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलरली टू अ प्लेन। अब यहाँ से ये परपेंडिकुलरली कौन कौन सी लाइनें यहाँ पे पास कर रही है, ठीक, जैसे ये यहाँ पे हमारे पास ये प्लेन एक बनाया हुआ है मैंने, इस प्लेन से हमारी टोटल कितनी लाइन पास कर रही है, 1 2 3, ये भी कर रही है, ये वाली भी 1 2 3 4, 1 2, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल फ्लक्स कितना है, जो परपेंडिकुलरली जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारे पास पास कर रही हो उतना फ्लक्स हमारे पास पास हो रहा है इस प्लेन से। तो यहाँ पर हमारे पास फाई की वैल्यू आएगी 4, राइट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं फाई ई से, और इसका यही मतलब है कि परपेंडिकुलरली कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है किसी सरफेस से। आया समझ। अब हमारे पास होता क्या है, फ्लक्स होता है ई डॉट ए, क्या होता है, ई डॉट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। तभी हमने एरिया वेक्टर को पहले पढ़ा। तो फाई अगर आप यहाँ से निकालोगे, डॉट प्रोडक्ट है, आपको पता है ये कॉस थीटा, राइट, ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट आ गया। अब जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी उतनी ज़्यादा डेंसिटियाँ होगी, उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, उतनी ज़्यादा हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू होगी। अब लेट अस कंसीडर मेरे पास यहाँ पर ये प्लेन है, तो यहाँ पे मैं इस प्लेन को बना नहीं पा रहा हूँ, परंतु अब अगर इसको मैं आपको शो करूँ इस प्लेन को, तो ये प्लेन कुछ ऐसा है, 1 मिनट, ये ऐसे मतलब इस तरह से रख सकते इस प्लेन को, 1 मिनट से,
ये प्लेन हमारे पास कुछ इस तरह से है। 1 मिनट, तो पूरा ही मूव कर रहा है। चलो, अब यहाँ पर अगर देखना होगा इस प्लेन के केस में, इस प्लेन में अगर हम, ये मैंने इतनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करवाई इससे, ये तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास इस प्लेन से क्या करेगी, पास करेगी। ठीक है ना, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होगी, स्ट्रॉन्ग। सो आपको होपफुली की बात समझ आई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। अब जैसे कि आप अगर देखोगे, एक मैं थोड़ा न्यूमेरिकल लूँगा तो उससे ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। आपके पास एक 2D सरफेस है, ठीक है, 2D सरफेस आपके पास है। अगर यहाँ पर मेरे पास एक ऐसी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे पास कर रही है, तो ये दो पॉसिबिलिटी बना रही है, एक ये एंगल और एक इधर को ई साइन थीटा और ये ई कॉस थीटा। अगर यहाँ पे आपको फ्लक्स देखना है और एंगल आपने फ्लक्स के केस में देखना है, एंगल आपने देखना है ई बिटवीन ए के बीच में, है ना। एरिया वेक्टर का काम यहाँ पर अगर आप देखोगे, अगर आपके पास इस तरह की सरफेस है तो यहाँ पे एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर ऊपर को होगा या तो नीचे को होगा, तो भी हम ऊपर को कंसीडर करेंगे। ठीक है ना, इस साइड को हमारे पास क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। अगर आप कॉन्सेप्ट से भी करोगे तो कैसे, आपको पता है कि ये कॉस थीटा आपके पास फॉर्मूला है फ्लक्स का। कॉस अगर आपके पास 90 डिग्री हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा फाई। मतलब ये वाले टर्म से हमारे पास कोई फ्लक्स नहीं आएगा। जो ऊपर हमारे पास आ रहा है ई थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यहाँ से हमारे पास आएगा ये आंसर आ जाएगा फाई का इस केस में, अगर आप देखें। ठीक है, अगर मेरे पास कोई ऐसा केस है जहाँ पर मैं बोल दूँ कि ये हमारे पास एक प्लेन है और मैंने कह दिया प्लेन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसी पास कर रही है। ठीक है, तो ये मेरे पास ए है और ये भी मेरे पास ए है। मैंने आपको बोल दिया कि यहाँ पे फाई सॉल्व करो, तो यहाँ पे फाई क्या आ जाएगा, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड जा रही है इतनी, तो आप सिंपली यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, ई डॉट ए। ई डॉट ए क्या होता है आपके पास, ये आपके पास ई जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर जा रही है, और एरिया आपको पता है इस केस में आपके पास एरिया क्या होगा, ए का स्क्वायर और कॉस 0 डिग्री। तो यहाँ पर आपके पास ईजिली यहाँ पे आ गया फाई इज इक्वल टू ए का स्क्वायर आपका आंसर। ठीक है, तो और भी डिस्कशन आप देख सकते हैं, जितना ज़्यादा देखोगे उतना आइडिया लगता जाएगा, है ना। और इसमें हमेशा बात याद रखना कि अगर मेरे पास ये ऐसी सरफेस है, अगर ऐसे सरफेस के ऊपर से ही सीधे जा रही है परपेंडिकुलरली, का मतलब ये कि अगर हमारे पास कुछ इस तरह की ये सरफेस है, इस तरह की, ठीक है, 1 मिनट, अब यहाँ पे ये थोड़ा बन नहीं पा रहा है, एक मिनट। अब ये मान लो जो ये सरफेस इसको क्रॉस नहीं कर रही, इसको ऊपर से ही निकल रही है, ऐसे ऊपर से, इसको ऐसे अंदर से क्रॉस करके नहीं जा रही, परपेंडिकुलरली नहीं जा रही है। अगर सिर्फ ऊपर से ही अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही हो, ये पीछे ऐसा चिपका हुआ हो ये हमारा जो सरफेस है, तो यहाँ पर हमारे पास फाई की वैल्यू 0 होगी। ठीक है ना, एक तो इस तरह से देख सकते हैं। बाकी तो आपको पता है कि एरिया वेक्टर इसका आगे को होगा और एरिया वेक्टर इसका बाहर को होगा, अंदर को और बाहर को होगा, क्योंकि सरफेस के परपेंडिकुलर होगा एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस साइड को दोनों में कितना बन रहा है, 90 डिग्री, और इधर भी दोनों में 90 डिग्री, तो आपको पता है कॉस 90 डिग्री आपके पास 0 होता है। ठीक है ना, तो ऐसी कुछ बातें हमारे पास है। सो नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे 3D ऑब्जेक्ट की। 3D ऑब्जेक्ट में क्या होगा, मान लो मेरे पास एक 3D बॉडी है। अब 3D बॉडी में तो मैं क्यूब ही लेता हूँ, क्यूब में मुझे कैलकुलेशन करने में भी इजी होता है। मान लो इधर मेरे पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हो, ठीक है, क्या है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, उसके बीच में मेरे पास एक 3D बॉडी है। और ये 3D बॉडी हमारे पास इसकी वजह से देखेगी कि कितना फ्लक्स हमारे पास। अब यहाँ पे सबसे पहले तो ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरफ पास हो रही है, ठीक है, और मैंने बताया 3D बॉडी में सिर्फ बाहर की सरफेस में हमारे पास एरिया वेक्टर कंसीडर होता है। तो इस
साइड पे देखोगे तो एरिया वेक्टर इधर होगा, यहाँ पे देखोगे तो एरिया वेक्टर इधर होगा, और इस साइड के लिए एरिया वेक्टर इधर होगा, यहाँ पर एरिया वेक्टर नीचे को होगा, और एक बाहर को सरफेस होगी इसका एरिया वेक्टर ऐसा होगा, और एक अंदर को सरफेस होगी उसका एरिया वेक्टर ऐसा होगा। कितने एरिया वेक्टर हो गए? 1 2 3 4 5 और 6, है ना। अब यहाँ पे हमारे पास एरिया वेक्टर कौन कौन सा है? ये वाला एरिया वेक्टर है और इसके ही डायरेक्शन में हमारे पास ई भी है। तो यहाँ पर ई एंड ए दोनों 0 डिग्री पे है, तो यहाँ पे हमारे पास फाई आएगा ई ए इसके लिए फर्स्ट। सेकंड, यहाँ पे देखोगे इस साइड को हमारे पास ए है और इस साइड को हमारे पास ई है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे और इधर, तो यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 0 हो गया फ्लक्स। यहाँ पे सेम कंडीशन है इधर और इधर, और यहाँ भी सेम कंडीशन है अंदर और इधर, और यहाँ भी सेम कंडीशन है बाहर और इधर, तो यहाँ पे 90 डिग्री। एज अ होल हम 3D बॉडी में देखेंगे तो होल हमारे पास फाई यहाँ पर 0 है, परंतु इंडिविजुअल सरफेस पे देखोगे तो सरफेस नंबर 1 और सरफेस नंबर 2 पे हमारे पास फ्लक्स है। यहाँ पर मेरे पास ये है और यहाँ पर मेरे पास माइनस ये हो जाएगा, क्यों? क्योंकि 180 डिग्री कॉस 180 डिग्री -1 होता है। तो होल अगर हम देखेंगे, कंप्लीट बॉक्स के लिए अगर हम देखेंगे, कंप्लीट 3D बॉडी के लिए अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा? फ्लक्स 0 हो जाएगा, ठीक है। सो होपफुली कि आपको ये बात समझ आई होगी। सो अब यहाँ से मैं आगे कैरी कर सकता हूँ, है ना। नाउ तो फ्लक्स की बात तो समझ आ गई। अब इसके बाद कहाँ पे हमें फ्लक्स ने थोड़ा सा निराश किया कि जहाँ से हम थोड़े सा आगे गॉस लॉ की तरफ बढ़े। सबसे बड़ी बात क्या होती कि लाइक अगर हमारे पास कोई 3D बॉडी है, ये हमारे पास कोई 3D बॉडी है, तो 3D बॉडी के अंदर अगर हमारे पास एक मैंने प्लस चार्ज रखा, ये कुछ भी चार्ज रखो, तो 3D बॉडी हमारे पास है, तो 3D बॉडी मैंने बताया कि 3D बॉडी में ऑलवेज बाहर की तरफ हमारे पास एरिया वेक्टर होता है, ठीक है। अब जो ये हमारे पास अंदर चार्ज रखा है, ये हमारे पास इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से पास करेगी या नहीं करेगी? तो यहाँ पर हमारे पास मुझे लगता है ए एंड ई दोनों एक डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में एंगल मेरे पास 0 डिग्री हो गया, ठीक है। अब इस पॉइंट चार्ज की वजह से अगर यहाँ पे मैं देखोगे रेडियस आर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, मैंने लास्ट बताया ऊपर वाले लेक्चर में। ये = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन यहाँ से यहाँ तक आर का स्क्वायर, ठीक है। इतने इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहाँ पर हमारे पास मान लो अंदर चार्ज है, तो ये कंप्लीट हमारे पास एक सरफेस है, ठीक है, कंप्लीट सरफेस एक स्फीयर की, परंतु हमने एक छोटा सा एरिया वेक्टर कंसीडर किया यहाँ पर छोटे से पोर्शन में, जिसे मैं डी ए वेक्टर मान रहा हूँ। अगर छोटा सा वेक्टर मेरे पास यहाँ पर है एरिया का, तो यहाँ पर छोटा सा ही फ्लक्स में कंसीडर भी करोगे इस पॉइंट के लिए, तो d5 में उसे कहूँगा। तो d5 मेरे पास मेरे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? E.dA, जो कि मैंने पढ़ा है फ्लक्स का फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो होगा क्या यहाँ पे? अब मुझे पूरे स्फीयर के लिए अगर निकालना है तो इसे क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा, राइट। अब यहाँ पे अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो अब क्या बनता है? d5 E.dA हमारे पास होगा EDA cos 0 डिग्री, एंड cos 0 डिग्री EDA ये आपके पास आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपके पास कांस्टेंट है फ्रेंड्स, आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपके पास है कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल दो, और यहाँ पे d5 आपके पास छोटा सा फ्लक्स है, कंप्लीट बॉडी के लिए देखोगे तो फाई आ जाएगा, और यहाँ पे E आपके पास कांस्टेंट है, अंदर बचता आपका DA। अब आपके पास ये छोटे से पॉइंट का DA था, मान लो पूरे आपके लिए कंप्लीट स्फीयर के लिए जब आप करोगे तो क्या बन जाएगा? 5E × A, तो ये एरिया आ गया। अब आपको पता है स्फीयर का एरिया कितना होता है? 4 पाई आर का स्क्वायर। अब ए की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, क्या वैल्यू आपके पास? यहाँ पे देख लो, इक्वेशन नंबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई, और ये क्या होता है? 4 पाई आर का स्क्वायर, एरिया ऑफ स्फीयर, ये है ना। ये क्या लिखा मैंने? एरिया ऑफ स्फीयर। अब यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल दोस्तों, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, और फाई कितना आ गया? चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से आपके पास कौन आ गया? इसको ही क्या कहते हैं आप? गॉस लॉ। तो यहाँ से एक बात पता चली इस
जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ से हमने एक चीज़ सीखी कि अगर हमारे पास कोई भी क्लोज सरफेस है, कोई भी क्लोज सरफेस है, अगर उसके अंदर हमारे पास कोई चार्ज होता है तो उसके लिए जो फ्लक्स की वैल्यू आएगी वो ये आएगी, ठीक है ना। ये हमारे पास चार्ज है इनसाइड, जो हमारे 3D बॉडी के अंदर चार्ज है। तो वही गॉस लॉ का फॉर्म, गॉस लॉ यही आपके पास बन गया। गॉस लॉ क्या कहता है आपके पास कि जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, क्या बोला कि जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है आपके पास एक क्लोज सरफेस में, एक क्लोज सरफेस में, मतलब क्लोज सरफेस में इंटू 3D जो आपके पास है, इच 1/ε0 टाइम द नेट चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर जो आपके पास 3D बॉडी है उसके अंदर जो आपका फ्लक्स रहेगा वो ऑलवेज 1/ε0 टाइम ऑफ नेट चार्ज, जो उसके अंदर नेट चार्ज होगा उसके 1/ε0 टाइम उसके अंदर क्या होगा, फ्लक्स होगा, ठीक है ना। अगर आप वर्डनिंग नहीं समझ रहे हो तो सिंपली ये बात समझो कि अगर कोई भी आपके पास 3D बॉडी हो, कोई भी 3D बॉडी, सिंपल कोई भी आपके पास 3D बॉडी हो और चाहे 2D भी हो, अगर उसके अंदर चार्ज होगा, चार्ज कहाँ होना चाहिए, अंदर होना चाहिए, अगर उसके अंदर चार्ज होगा तो फाई की वैल्यू ऑलवेज आएगी चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन, फ्लक्स होगा चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन ऑलवेज। गेट इट माई पॉइंट। तो यहाँ पर आपके पास आपको अगर पता होगा कि फाई आपके पास क्लोज्ड इज इक्वल टू क्यू नेट इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन, ये है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फाई ई डॉट डी ए, ये है क्लोज, है ना। ये जो यहाँ पे ये एरो लगते हैं क्लोज इंटीग्रेशन के लिए लगता है, क्योंकि क्लोज मीन 3D बॉडी के अंदर की बात हो रही। तो बात समझ आई। तो मान लो अगर मैं आपसे अब क्वेश्चन कर लूँ, जैसे मैंने क्वेश्चन आपसे कर लिया इस तरह का, यहाँ पर एक क्वेश्चन कर लूँ मैं आपसे कि मेरे पास एक 3D ये बॉडी है और मैंने इसके अंदर एक चार्ज रख लिया Q, और एक यहाँ पे कुछ ऐसे स्फीयर है मेरे पास, ठीक है। एक मिनट, मेरे पास स्फीयर है, ये मेरे पास पहला स्फीयर, ये मेरे पास दूसरा स्फीयर, ये मेरे पास तीसरा स्फीयर। अगर मेरे पास इसके अंदर एक चार्ज है, ठीक है, अगर मेरे पास इसके अंदर एक चार्ज है और अगर मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का रेडियस r है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का मेरे पास रेडियस 4r है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का मेरे पास 8r है। समझो मैं क्या करना चाह रहा हूँ। और मेरे पास एक यहाँ पर 3D ऑब्जेक्ट और है, जैसे मैंने एक सिलेंडर ही बना दिया यहाँ पे, इसके अंदर भी चार्ज है, और भी जो कुछ पॉसिबल है 3D आप बना सकते हो। तो अगर इसके अंदर चार्ज मैंने रखा है तो मैंने यहाँ के लिए आपसे फाई पूछ लिया कि यहाँ पे फ्लक्स क्या होगा, यहाँ पे फाई पूछ लिया कि फ्लक्स क्या होगा, यहाँ पे फाई पूछ लिया कि फ्लक्स क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा। ये मैंने ऊपर बताया कि कोई भी 3D ऑब्जेक्ट आपके पास है दोस्तों, उसके अंदर जितना चार्ज होगा उसके लिए फ्लक्स ऑलवेज आपके पास होगा फाई चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन, ये हमेशा आंसर होगा। तो आपके ध्यान में होना चाहिए। अगर आपने ये सीख लिया, भागो ज़रा, अब यहाँ पे क्वेश्चन रखा है मैंने, क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखा हुआ आपके पास, क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। अब यहाँ पे एक सरफेस बनाया, इसके अंदर प्लस क्यू रखा, यहाँ पर प्लस क्यू रखा, यहाँ पे प्लस क्यू रखा, यहाँ पे प्लस क्यू रखा, और इन्होंने नीचे लिखा है कि कौन सा इसका सही आंसर है। इन्होंने लिखा है इन फिगर IV इज़ द लार्जेस्ट, किसमें ज़्यादा फ्लक्स है। इन फिगर थर्ड इज़ द लीस्ट, किसमें कम फ्लक्स है। इन फिगर सेकंड इज सेम एज फिगर 3, कि फिगर 2 में उतना है कि जितना फिगर 3 में, स्मॉलर देन फिगर IV, किससे कम है। और यहाँ लिखा है इज़ द सेम फॉर ऑल द फिगर। अब आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि अगर इसके अंदर जितना चार्ज, इसके अंदर जितना चार्ज है, तो इसके लिए हमेशा फाई होता है चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन। तो सबके अंदर चार्ज है, एक चार्ज, तो फाई सबके लिए सेम हो जाएगा। तो हमारे पास ये
डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि इज द सेम फॉर एवरी, राइट। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि अ हेमिस्फीयर इज यूनिफॉर्मली चार्ज पॉजिटिवली, ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन अ डायमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर इज डायरेक्टेड। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे हैं, क्वेश्चन क्या है कि ऐसा कोई हेमिस्फीयर अपने पास है, ठीक है, ऐसा कोई हेमिस्फीयर अपने पास है, मान लो इस पे ऐसे चार्ज रखो आप, तो इन्होंने कहा है कि अगर अ पॉइंट ऑन अ डायमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर इज डायरेक्टेड टूवर्ड perpendicular to the diameter, parallel to the diameter, and angle tilted toward the diameter at an angle tilted away from the diameter. So सोचो दोस्तों इसका आंसर क्या हो सकता है, थोड़ा सोचना। पहले का तो मैंने बता दिया, दूसरे का थोड़ा सोचना, ज़रा दिमाग लगाना क्या पॉसिबिलिटी है। सो लगाया दोस्तों, दिमाग लगाया आपने। इसमें सिंपल यही पूछा है कि ये हमारे पास हेमिस्फीयर है, ठीक है, इसके ऊपर आपके पास चार्ज है, तो अब इस चार्ज की कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये भी आपको पता है ना। अब इस चार्ज की जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, ये बाहर को होगी, है ना, होगी बाहर को। तो ये डायमीटर आपके पास अगर है तो इस डायमीटर की किस तरफ है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये डायमीटर के परपेंडिकुलर है ऐसे, या फिर ऐसे पैरेलल है, और हेमिस्फीयर है आपके पास, इसका ध्यान रखना। और ये बोला है कि एट एन एंगल टिल्टेड टुवर्ड द डायमीटर, कि इनका एंगल टिल्ट कर रहा है डायमीटर की तरफ, या फिर इनका एंगल अवे फ्रॉम द डायमीटर। तो यहाँ पर हमारे पास देखने से ही लग रहा है ऊपर को जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायमीटर की, ये तो यहाँ पे बेस्ट आंसर हमारे पास परपेंडिकुलर टू द डायमीटर, राइट। सो इन बातों का थोड़ा ध्यान रखना है, बहुत बेसिक चीज़ें पूछी जाती है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग हो, अगर आप थोड़े फोकस होकर अगर चीज़ों को देखते हैं तो यू विल डेफिनेटली लर्न एवरीथिंग। अब इसके बाद एक बात आती है गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या होता है, ये गॉसियन सरफेस है क्या। आपके पास गॉसियन सरफेस हम इसलिए कंसिडर करते हैं कि हमारी थोड़ी सी प्रॉब्लम को इजी कर देती है। अब जैसे जो ये यहाँ बाहर सरफेस की जो बाउंड्री होती है ना, हमारे पास कोई भी सरफेस उसकी जो बाहर की ये बाउंड्री है, बाहर जो ये बाउंड्री हमें दिखाई दे रही है, ये इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम गॉसियन सरफेस कहते हैं, ठीक है ना। ये बाहर की जो बाउंड्री है हमारे पास, बात समझ गए। और गॉसियन सरफेस हमारी कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है। गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिक अबाउट चार्ज एंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया उसके अकॉर्डिंगली हम गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी सिमेट्रिक, जितने भी हमारे, अब जो हमारे पास ये गॉसियन सरफेस है, ये मान लो हमारे पास गॉसियन सरफेस, इसके सभी पॉइंट पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी, ठीक है ना। और जो एंगल तो आपको पता ही है, थीटा कहाँ कहाँ कंसीडर करते हैं, ई और ए के बीच में कंसीडर करते हैं। गॉसियन सरफेस मस्ट नॉट पास थ्रू एनी पॉइंट चार्ज। अब जैसे ये गॉसियन सरफेस है, इसको हम ऐसे कंसीडर नहीं कर सकते, पॉइंट चार्ज जो हमारे अंदर चार्ज रखा है इससे पास नहीं करते, ठीक है ना। ये ऑलवेज हमारे पास कहाँ रहती है, बाहर रहती है। तो एक दो न्यूमेरिकल थोड़े से बताऊँ मैं इससे रिलेटेड, तो और आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। लाइक अगर मेरे पास मैंने कोई ऐसा एक सिलेंडर बना दिया सिलेंडर। अब ये सिलेंडर मेरे पास है आधा सिलेंडर L/2, पूरा बनाऊंगा तो हो जाएगा मेरे पास कंप्लीट। अब मैंने इसके ऊपर टॉप पे रख लिया, यहाँ पे चार्ज अंदर रखा हुआ पर टॉप पे रखा, पर ये सिलेंडर आधा है। तो मैंने पूछ लिया आपसे कि मुझे फ्लक्स की वैल्यू बताओ, फ्लक्स क्या होगा इस केस में। तो आपको पता है कि गॉसियन सरफेस आप कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप आधा सिलेंडर आपके वहाँ बना हुआ, आधा आप गॉसियन सरफेस से कंप्लीट करोगे तो पूरा सिलेंडर बन गया। और पूरे सिलेंडर के अंदर आपके पास चार्ज तो आ ही गया है। तो आपको पता है कि पूरी 3D बॉडी बन गई, 3D ऑब्जेक्ट पूरा बन गया। 3D बॉडी के लिए मैंने आपको बताया कि 3D बॉडी के अंदर ये ज़रूरी नहीं कि सेंटर में, कहीं पे भी अंदर आपके पास चार्ज एग्जिस्ट करे तो आपके पास फ्लक्स क्या होता है, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू आ गई। होपफुली कि आप मेरी बात को समझ पा रहे हो। अगर मैंने यहाँ पे एक स्फीयर दे दिया आपको, हेमिस्फीयर टाइप इस तरह का, अगर यहाँ पे मैंने चार्ज रख दिया, इसको आप
कंप्लीट इससे करना है गॉसियन सरफेस से, और इसके लिए भी आपके पास सेम यही आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इनका थोड़ा ध्यान रखना है, इस तरह की अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए। ठीक है, वैसे तो बहुत रेयर चांस होते हैं, पर फिर भी अगर आ गई तो अगर आपको कॉन्सेप्ट का पता हो तो आप इजीली इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। सो नाउ आपने गॉस लॉ भी सीख लिया और आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी सीख लिया। अब इसके बाद कुछ प्रॉब्लम आपके साथ मैं एक दो और डिस्कस करूँगा, देन उसके बाद इस टॉपिक को मैं यहीं पे एंड करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जितने टॉपिक मुझे कवर करने थे वो मैंने कवर कर लिए। फिर सीधे मैं बात करूँगा पोटेंशियल की बात करने के बाद कुछ एक बातें कैपेसिटेंस से रिलेटेड होगी, वो जैसे ही वो बातें आपके साथ डिस्कस हो जाएगी तो देन हम इस पूरे टॉपिक को क्लोज कर देंगे। ठीक है, सो आज मैं सोच रहा हूँ कि यहीं पे हम ख़त्म करते हैं, तो यहाँ से आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज आप थोड़ा सा ये देख लेना, जो भी फ्लक्स का कॉन्सेप्ट बताया, इसको कैसे अप्लाई करते हैं और गॉस लॉ कैसे हमारा शुरू होता है। अगर आपको ये बातें समझ आ जाएगी ना, तो आगे जो मैं एप्लीकेशन कुछ एक बताने वाला हूँ, सिलेंडर की बताऊँगा और स्फीयर की बताऊँगा और उसके ग्राफ्स बताऊँगा, तो वो इजीली समझ आ जाएगी। तो ये मानो कि फ्लक्स का कॉन्सेप्ट और गॉस लॉ का कॉन्सेप्ट मैंने साइमल्टेनियसली ऐड किया। सो बाकी की बातें इसके बाद करेंगे दोस्तों। तो आज के लिए सफिशिएंट है, छोटा सा वीडियो है, तो एक बार गो थ्रू कर लेना आप सभी, देन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़े रहें हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक्स, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। सो मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर, राइट, बाय बाय।